हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है संवेग और संज्ञान। आज हम संवेग और संज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे और उनके बारे में डिटेल से भी जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण, सभागार या फिर घर? तो दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, संवेग होता क्या है? संवेग का मतलब होता है कोई फीलिंग आनी या कोई उत्तेजना, कोई भाव का उत्पन्न होना, है ना। जब कोई फीलिंग या फिर उत्तेजना आती है तो उसे संवेग कहते हैं। दोस्तों, ये संवेग होता क्या है? ये होते हैं हमारे भाव, ठीक है ना। भाव मतलब क्रोध, प्यार, करुणा, ईर्ष्या, ये सब क्या है? ये सब संवेग कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा डैश के कारण रोता है। किसके कारण रोता है? वियोग दुश्चिंता के, सामाजिक दुश्चिंता के, संवेगात्मक दुश्चिंता के या फिर अजनबी दुश्चिंता के? दोस्तों, वियोग का मतलब होता है अलग होना, है ना। अलग होना, अलग होने की चिंता के कारण रोता है। देखो, उसकी दादी ने उसकी माँ की गोद से ले लिया तो यहाँ अलग तो हो रहा है, लेकिन बच्चा इतना छोटा है कि अभी वो इस चीज को समझ नहीं सकता वियोग को, ठीक है ना। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। और बच्चे में अभी सामाजिकता तो उत्पन्न कहीं से कहीं तक भी नहीं होगी। और अजनबी दुश्चिंता, अभी बच्चा ठीक तरह से किसी को भी नहीं जानता है सिवाय अपनी माँ के, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन होगा, बच्चा किस कारण से रोता है? बच्चे के अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। बच्चे के अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं जिस कारण बच्चा रोता है। तो संवेगात्मक दुश्चिंता, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। दोस्तों, जब किसी से कोई अलग होता है या कोई बिछड़ता है तो ये एक दुश्चिंता तो है, लेकिन ये ये कब होगी? जब इससे पहले शरीर में कोई भाव उत्पन्न होगा, है ना। दुश्चिंता कब होगी? जब कोई भाव उत्पन्न होगा, तब हमें पता चलेगा हाँ ये वियोग दुश्चिंता है, इस पर हमें ऐसा रिएक्ट करना है। जैसे अब हमें किसी ने गाली दे दी तो उससे पहले क्या होगा? हमारे शरीर में संवेग उत्पन्न होगा। कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? क्रोध का, है ना। क्रोध का जो है हमारे शरीर में संवेग उत्पन्न होगा, तब हम समझ पाएंगे इस चीज को। तो ये सब जो होता है संवेगों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना? दोस्तों, संज्ञानात्मक क्रिया में दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए क्या चीज प्रयोग में लाती है? तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, अंतर करना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है? दोस्तों, बाधक नहीं है। अगर शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है या बच्चे शिक्षकों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ कह रहा है बाधक है, तो ये हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं? नहीं दोस्तों, विकास और अधिगम समाज और सांस्कृतिक से अप्रभावित नहीं रहते, बल्कि प्रभावित होते हैं। ये प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं अपनी कि कहीं भी मानकीकृत हो, निश्चित तरीका हो, ये सब जो है नेगेटिव वर्ड होते हैं। इसको देखते ही इस ऑप्शन को काट देना, ठीक है। लेकिन खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। खेलने से हमारे संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों, खेल से बच्चों में नेतृत्व की भावना आती है, समूह भावना आती है, लगाव की भावना आती है। बच्चे का संवेग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो कहाँ होता है? खेल के मैदान में होता है, ठीक है। अभी आप पीछे सबसे पहला क्वेश्चन वही था, ठीक है। तो खेल के मैदान में होता है।
तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? नर्वस, मतलब घबराहट होने लगती है उसको। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। तो इसका मुख्य कारण हो सकता है दोस्तों, इसका ऐसा क्या कारण है? सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड लाना चाहती है, मतलब सबसे टॉप करना चाहती है, तो और इसके लिए वो खुद से स्वयं से इच्छुक है। ठीक है, अभिप्रेरित है, उसने अपनी सारी तैयारी कर रखी है, लेकिन वो जैसे ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश करती है, उसके बाद वो उसे घबराहट होने लगती है, वो नर्वस हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, मतलब वो अपनी तैयारी के बारे में, जो उसने तैयारी करी है, वो उसको उस पर विश्वास नहीं है कि हाँ मैं ये कर पाऊंगी। दोस्तों ऐसा नहीं है, वो पूरी तैयारी करके पूरे विश्वास से आई है। ठीक है, शायद इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है, वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है, मतलब उसकी जो शिक्षिका है वो बहुत ज्यादा कठोर है, इस कारण वो डर गई। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। अगर वो डर भी गई है ना, तब भी सबसे पहले डर से पहले संवेग उत्पन्न होंगे, पहले संवेग उत्पन्न होगा फिर डर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। शायद वह अकस्मात, अकस्मात का मतलब है बिना समय या किसी भी समय संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ठीक है, उसको यहाँ संवेगात्मक जो है वो अपने संवेगों पर नियंत्रित नहीं कर पाई। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही वो एग्जाम सेंटर में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, उसके संवेगात्मक संवेग जो है उस पर हावी हो जाते हैं, डर का संवेग उस पर हावी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? दोस्तों तनाव निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब होता है परफॉर्मेंस, है ना भाई। परफॉर्मेंस, कोई बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है कक्षा में, अच्छा मतलब बहुत उसका जो कक्षा में व्यवहार है बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा अभिप्रेरित है बच्चा कुछ भी करने के लिए, किसी भी तरह का कार्य करने के लिए उसमें लगन है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यही परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस यही होती है ना, आप कक्षा में कितना अच्छा कर पाते हैं, यही परफॉर्मेंस होता है। तो तनाव परफॉर्मेंस को या निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या फिर संज्ञान प्रतियोगिता। दोस्तों यहाँ पे हमारा होगा संज्ञान भावना, क्योंकि जब तनाव उत्पन्न होता है, तनाव से पहले शरीर में संवेग उत्पन्न होता है, संवेग के बाद ही तनाव होता है। ठीक है, और हर तरह का भाव संवेग हमारी किसी भी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा का नियंत्रित परिवेश या फिर कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। दोस्तों अधिकारवादी परिवेश का मतलब होता है कक्षा कक्ष पर पूरी तरह से जो नियंत्रण है वो टीचर का है, शिक्षक का है। ठीक है, आपको जैसा शिक्षक कहे आपको वैसे ही बनना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ध्यान रखना। कक्षा का नियंत्रित परिवेश, नियंत्रण मतलब एक नियंत्रित परिवेश है ना, वहां अनुशासन इतना कठोर है, आप जो है हिल डुल भी नहीं सकते हैं अपने अध्यापक से बिना पूछे, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, नहीं दोस्तों ये भी नहीं है। लेकिन कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश का मतलब होता है जहां बच्चों की चलती हो, बच्चों के अनुसार कार्य कराया जाता हो, बच्चों की ग्रहण शक्ति, बच्चों की क्षमता, बच्चों की बुद्धि के अनुसार गृह कार्य दिया जाता हो, या उनको जो कार्य कक्षा में अधिगम कराया जाता है वो बच्चों के अनुसार कराया जाता हो, तो इसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक परिवेश। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है
संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से। दोस्तों देखो, नाराज कोई भी हो सकता है, गुस्सा कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कब होना है, किस तरीके से होना है, कितना होना है, इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने समय के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो ये किससे संबंधित होता है? ये होता है संवेगात्मक विकास से। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, संवेगात्मक विकास। दोस्तों संवेगात्मक विकास जो है लैटिन भाषा के, ठीक है ना, ध्यान रखना, लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। इमोवेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उथल पुथल, उथल पुथल। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, नहीं। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, नहीं, स्वतंत्र भी नहीं है। लेकिन सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। दोस्तों जब कोई आदमी कोई भी बच्चा कुछ चीजें सीखना चाह रहा है या कोई भी व्यक्ति कुछ सीख रहा है तो उसके संवेगों से प्रभावित जरूर करते हैं। अब सपोज करो वो बच्चा डरने लगा, है ना, उसने देखा कि शिक्षक तो बहुत कठोर है, मारेंगे, मैंने घर का कार्य नहीं करा या क्लास में कोई गंदा प्रदर्शन करा, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो भी मुझे मारेंगे। तो ये क्या होता है, संवेग हावी हो जाते हैं। तो ये अधिगम को, उसके बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं, है ना। जबकि अगर इसका उल्टा हो, शिक्षक के बारे में बच्चे की जो सोच हो वो इस तरह की हो कि हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं, हमसे प्यार करते हैं, सभी से लगाव रखते हैं, ठीक है ना, वे डांटते नहीं हैं, मारते नहीं हैं, वे हर चीज़ को बहुत सहजता के साथ समझाते हैं, तो भी हमारा जो अधिगम जो है प्रभावित होगा संवेगों से। यहाँ पर वहाँ पर हमारा संवेगों से जो प्रभावित हो रहा था डर के कारण, यहाँ होगा प्रेम के कारण। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। दोस्तों पिछली बार सीटेट में एक क्वेश्चन बना था कि नवजात शिशु में या जन्म के समय बच्चे में कितने संवेग होते हैं। तो दोस्तों जन्म के समय बच्चे में, ध्यान रखना, जन्म के समय बच्चे में सिर्फ उत्तेजना होती है। क्या होती है? सिर्फ उत्तेजना होती है। लेकिन इसके 3 महीने बाद, है ना, बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद जो है उसमें 2 संवेग और जुड़ जाते हैं, आनंद और कष्ट। कौन सा? आनंद और कष्ट। दोस्तों ये किसके अनुसार है? ये है प्रोफेसर ब्रिजेश के अनुसार। प्रोफेसर ब्रिजेश ने बताया कि जन्म के समय बच्चे में सिर्फ उत्तेजना होती है और बच्चे के जन्म के 3 महीने के बाद 2 संवेग और जुड़ जाते हैं, आनंद और कष्ट। जबकि वाटसन के अनुसार, दोस्तों वाटसन के अनुसार जो है बच्चे में जन्म के समय 3 संवेग होते हैं, स्नेह, भय और क्रोध। ये दोनों ही सही हैं, लेकिन दोस्तों आपके ऑप्शन में दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये तो तरीका है दोस्तों, ये तो हमारा राइट आंसर होगा। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बिल्कुल। उनके दैनिक कार्यक्रम में उनको ऐसे कार्यक्रम कहते हैं, ऐसे गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य कराने चाहिए जिससे बच्चा जो है पूरी तरह से सक्रिय हो और करके सीखता हो। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना, दोस्तों ये थोड़ा सा लग रहा है, पर अगला विकल्प देख लेते हैं।
एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये भी दोस्तों हमारा राइट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक शिक्षक को बच्चे को कभी भी डांटना, फटकारना या दंड नहीं देना चाहिए। ये संवेगात्मक विकास का समय है उसका, ठीक है ना। ये संवेगात्मक स्तर है, वो संवेग उस पर नियंत्रण मतलब बच्चा जो है अपने संवेगों पर नियंत्रित नहीं रख पा रहा है, जिस कारण वो जो है बेचैन हो रहा है, तो उसको फटकार नहीं लगानी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो दोस्तों डर एक संवेग है, ठीक है। क्या है? संवेग। इससे उत्पन्न होने वाला भाव मैं अभी बताऊंगा आपको। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर होगा। और दोस्तों इससे पहले ये जानिए संवेग की संख्या कितनी है। संवेग 14 है और मूल प्रवृत्ति भी 14 है, क्योंकि हर एक संवेग का जो जन्म होता है वो हर एक मूल प्रवृत्ति के कारण होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति भी 14 है जिनके कारण संवेगों का जन्म हुआ, इसीलिए संवेग भी 14 है। अब वे संवेग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जिज्ञासा। सॉरी दोस्तों, जिज्ञासा जो है मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति। जबकि इससे उत्पन्न होने वाला भाव जो है संवेग क्या है? आश्चर्य, पलायन, ये भी हमारी मूल प्रवृत्ति है। इससे होने वाला जो भाव है वो है डर या भय। रचनात्मकता, इससे उत्पन्न होने वाला भाव है कीर्ति भाव। युयुत्सा, इससे उत्पन्न होने वाला भाव है क्रोध। भोजनावेशन, इससे उत्पन्न होने वाला भाव है भूख। शरणागति, हीन भावना, दैन्य। इससे उत्पन्न होने वाला भाव है दुख या फिर करुणा भी कह सकते हैं ना, दुख या करुणा। सामूहिकता, इससे उत्पन्न होने वाला संवेग है एकाकीपन। निवृत्ति, इससे उत्पन्न होने वाला भाव है गिरना। अगली मूल प्रवृत्ति है हमारी संचय प्रवृत्ति। इससे उत्पन्न होने वाला भाव है हमारा अधिकार भावना। अधिकार, आत्मगौरव, इससे उत्पन्न होने वाला भाव है हमारा आत्माभिमान। काम वासना, इससे उत्पन्न होने वाला भाव है कामुकता। ह्रास, इससे उत्पन्न होने वाला भाव है अमोद या मनोरंजन भी कहते हैं इसको। शिशु रक्षा, इससे उत्पन्न होने वाला भाव है हमारा वात्सल्य। ठीक है दोस्तों, ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जिज्ञासा, पलायन, रचनात्मकता, युत्सा, भोजनावेशन, शरणागति, दैन्य, सामूहिकता, निर्वृत्ति, संचय प्रवृत्ति, आत्मगौरव, काम वासना, ह्रास, शिशु रक्षा। ये क्या है? ये सब हमारी मूल प्रवृत्ति हैं। और इनसे होने वाले भी जो संवेग हैं वे भी 14 हैं। कौन कौन से हैं? आश्चर्य, डर, भय, कीर्तिभाव, क्रोध, भूख, हीन भावना, करुणा, एकाकीपन, सामूहिकता का जो
सामूहिकता जो मूल प्रवृत्ति है, इससे होने वाला जो भाव है वो एकाकीपन है, सामूहिक मत कर देना, ठीक है ना, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। गिरना, अधिकार भावना, आत्माभिमान, कामुकता, अमोद या फिर मनोरंजन, वात्सल्य, ये सब क्या है, ये सब संवेग हैं या फिर भाव है। इनकी संख्या भी 14 ही है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। देखो, एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि दूध जो है गाय या भैंस से निकलता है। वो कह रहा है कि दूध जो है एक दुकान पर एक मशीन के द्वारा निकलता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा। बच्चों का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कराता। बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है, क्योंकि बच्चा जब भी दूध लाता है वो एक दुकान से लाता है, जहां से एक मशीन के अंदर से उसको दूध निकाल कर दिया जाता है। तो बच्चे का अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है जो बच्चे ने बताया। नीचे दी गई हुई नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वह महसूस करते हैं कि वह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं तथा उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो दोस्तों, संज्ञान एवं संवेग जो है संबंधित होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। देखो, संज्ञान का मतलब होता है दोस्तों विचार। क्या होता है? विचार, है ना। जब हमारे संज्ञान में कोई चीज आएगी या कोई विचार आएगा तो ही तो हम उसके प्रति रिएक्ट करेंगे ना कुछ। अब मान लो किसी ने हमें गाली दी, तो हम जब तक उस गाली को मतलब वो गाली हमें पता नहीं चलेगी कि ये गाली इसने हमें दी है, जब तक ये विचार हमारे मन में नहीं आएगा तो हम उस पर जो है क्रोध कैसे कर पाएंगे? पहले वो चीज़ हमारे संज्ञान में, हमारे विचार में आनी जरूरी है, फिर हम उसके प्रति जो है रिएक्ट करते हैं, यानी उसके प्रति फिर संवेग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है दोस्तों, अलग है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये भी कट जाता है हमारा, ये भी ऑप्शन कट जाता है। लेकिन संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ठीक है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं। दोस्तों, यहाँ बात तीनों ऑप्शन जो हैं ये एक ही चीज कह रहे हैं, है ना। संवेग एवं संज्ञान संबंधित नहीं है, यानी एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। जबकि मैंने क्या कहा, संवेग और संज्ञान जो है एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, तो ये एक दूसरे में सन्निहित है, सम्माहित है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। दोस्तों, संवेगों के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जो जैसे पहला सिद्धांत है जो दिया जेम्स लिंग ने। किसने दिया? जेम्स लेक का सिद्धांत। इनके अनुसार क्या होता है, पहले व्यवहार होता है, पहले व्यवहार फिर अनुभूति। अब व्यवहार से समझिए दोस्तों, व्यवहार मतलब संज्ञान, ठीक है। पहले हमारे कोई चीज संज्ञान में आएगी, जैसे हमने सांप देखा या किसी बच्चे ने सांप देखा, ठीक है। जब तक उसको पता नहीं होगा कि ये डरने की चीज है तो वो डरेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब हमें पता है कि सांप जहरीले होते हैं, वो काट लेगा, हमने पहले सांप देखा, सांप देखते ही हमारे मन में जो है एक अनुभूति हुई, संवेग उत्पन्न हुआ डर का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सांप को देखते ही जैसे धड़कन का बढ़ना, सांप को देखते ही धड़कन का बढ़ना यानी डर लगना। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन, ठीक है।
शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए दोस्तों। नहीं, अगर कोई बच्चा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है या अपने आप को नीचा महसूस कर रहा है तो वो अधिगम को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, ना ही उसमें रुचि लेगा। ये बहुत नेगेटिव है, ठीक है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है भाई? भाई किसी बच्चे को कोई शर्मिंदगी, मैंने कहा ना, कोई चीज विचार में आ रही है जिस कारण वो बेचारा जो है अपने आप पे जो है थोड़ा नीचा महसूस कर रहा है ना, अपने आप को वो बेचारा गलीच महसूस कर रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, उससे कुछ गलती हो गई जिसके कारण वो शर्मिंदा है, तो इससे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो भाव उत्पन्न होगा ना शर्मिंदगी से। तो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर शर्मिंदगी बच्चे में है तो संज्ञान पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि शर्मिंदगी कोई सकारात्मक तो होती नहीं है ना, किसी ना किसी गलती के कारण शर्मिंदगी होती है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। विकास किस किस अनुक्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता से है? संवेगात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, सामाजिक अनुक्षेत्र, शारीरिक अनुक्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ संवेगात्मक मत कर देना। संवेग से पहले संज्ञान आता है, ठीक है। क्या आता है? संज्ञान आता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है। इस दुश्चिंता से निपटने के लिए वह रिक्त स्थान तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। किस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है? समस्या समाधान, भाव प्रबंधन, परिहार्यता या फिर इनकार। दोस्तों यहाँ वह भाव प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। वो अपने भावों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है ना, अपने डर को कंट्रोल कर रही है वो। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, भाव प्रबंधन। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? सॉरी, प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, अनुमानसिकता और निष्पादन, अनुमानसिकता और वातावरण। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, संज्ञान और संवेग। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, बिल्कुल करना चाहिए। सामाजिक कौशल, इस पर भी करना चाहिए। संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल, बिल्कुल करना चाहिए। अमूर्त तर्क, दोस्तों बचपन यानी जब बच्चा छोटा होता है तो वो अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है बिना देखे ही किसी चीज की कल्पना करना, ठीक है, जबकि बच्चा मूर्त चिंतन कर सकता है जब बच्चा छोटा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों सही हैं। तो कौन से वाले ऑप्शन में है? A, B, C, D, C। हमारा सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? दोस्तों मैंने अभी आपको मूल प्रवृत्ति बताई थी, फिर मैंने उनका उससे उत्पन्न होने वाले भाव या संज्ञा संवेग बताए थे, ठीक है ना। स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। मैंने आपको क्रोध भी बताया था, क्रोध भी एक संवेग है, प्यार भी एक संवेग है और भय भी एक संवेग होता है। लेकिन स्मृति कोई संवेग नहीं है, ना ही ये मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। स्मृति का मतलब होता है रट्टा मारना, रट्टा मारना या फिर याद करना। ये कोई भी भाव नहीं है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों संवेगों की विशेषता होती है, कभी कभी सीटेट में यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले देखो संवेगों की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? व्यापकता। व्यापकता, व्यापकता का मतलब होता है दोस्तों जब संवेग शरीर में उत्पन्न होता है तो वो किसी एक जगह नहीं होता, ठीक है ना, वो जो है पूरे शरीर में उत्पन्न होता है। भले ही संवेग की जो फैलने की शुरुआत हो वो शरीर के एक अंग से होती है, लेकिन फिर संवेग जो है पूरे शरीर में फैल जाता है। परिवर्तनशील, परिवर्तनशील होता है संवेग। वैयक्तिक विभिन्नता होती है, वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता मतलब हर किसी में
अलग अलग संयोगों का उत्पन्न होना। विचार शक्ति का लोप हो जाता है। विचार शक्ति का लोप मतलब, विचार शक्ति के लोप से मतलब है जब संवेग हावी होते हैं तो सोचने समझने की शक्ति जो है खत्म हो जाती है। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है वो मूल प्रवृत्तियों से हुआ है। मूल प्रवृत्तियों से इनका जन्म हुआ है। विवेक शून्यता, दोस्तों विवेक शून्यता का मतलब है विवेक इस तरह से चढ़ जाना, संवेग जो है इस तरह से चढ़ जाना व्यक्ति के सर पर कि बस आगे उसको कुछ दिखाई ना दे। ठीक है। जैसे किसी के प्यार में पड़ जाना, अब उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा कि मैं तेरे लिए जान दे भी दूंगा और ले भी लूंगा। ठीक है। और दोस्तों स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब है ट्रांसफर होना, संवेगों का ट्रांसफर होना, किसी एक की भड़ास किसी दूसरे पर निकालना। जैसे अपने ऑफिस की भड़ास घर जाकर बच्चों पर या पत्नी पर निकालना, इसको बोलते हैं स्थानांतरण। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी संवेगों की विशेषताएं हैं। व्यापकता, परिवर्तनशीलता, वैयक्तिक विभिन्नता, विचार शक्ति का लोप, मूल मूल प्रवृत्तियों से जन्म, विवेक शून्यता, स्थानांतरण, ये सब क्या है? ये सब संवेगों की विशेषता हैं। भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों प्रभावित तो करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्मृति पर प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। यहाँ एक लाइन तो सही है, लेकिन ये तो सही है, ये गलत है, तो हमारा पूरा ही ऑप्शन कट जाएगा। ये अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। मैंने अभी कहा एक लाइन सही है, एक गलत है। अब इनने क्या करा? ये वाली गलत कर दी, ये वाली राइट लाइन जो है सही कर दी, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही स्मृति को भी। हाँ, ये बिल्कुल है। अब न तो अधिगम को प्रभावित करती है, न ही स्मृति को प्रभावित करती है, ये भी कट जाता है ना। भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और साथ में स्मृति को भी प्रभावित करती हैं। यदि भी विकास के क्षेत्र का कुछ आयाम में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही है राइट आंसर होगा, संवेगात्मक विकास। दोस्तों कुछ संवेग नियंत्रण की विधियां हैं, जैसे सबसे पहली है विरेचन विधि। संवेगों को नियंत्रण करने की विधियां हैं ये, विरेचन विधि। इसमें होता क्या है दोस्तों? इसमें कृत्रिम साधनों मतलब ऐसे साधन बनाए जाते हैं जिससे संवेगों का प्रकटीकरण जो या प्रकटीकरण को रोका जा सके, या फिर संवेगों को कृत्रिम ढंग से सामान्य करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। वो कौन सी विधि से की जाती है? विरेचन विधि के द्वारा की जाती है। जब कृत्रिम साधनों मतलब ऐसे साधन बनाए जाते हैं कि संवेगों को नियंत्रित करा जाए, उनको सामान्य किया जाए। अगली है शोधन, शोधन विधि। इसमें क्या होता है दोस्तों? अल्परक्ष प्रकीकरण होता है। तीसरी है दमन विधि। दमन विधि मतलब संवेगों को जड़ से खत्म कर देना, यह कहलाती है दमन विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत उत्तर है ये, है ना। अगर किसी बच्चे पर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे उस पर बहुत ज्यादा, तो क्या वो किसी भी कौशल में प्रगति या वृद्धि कर सकता है? नहीं कर सकता। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, ये हो सकता है। अत्यधिक चिंता जानकारी के पर संस्करण में सुधार लाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता शायद। हाँ, ये नहीं हो सकता। निरसत्ता की भावना
समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है दोस्तों, चिंतन में सुधार नहीं लाती है, नकारात्मक सुधार लाती है। ठीक है, लेकिन हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, बिल्कुल। भययुक्त और धमकी भरा, नहीं, बिल्कुल गलत। अगम्य और बहिष्कारी, बिल्कुल गलत। उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित। ठीक है, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुद्रत संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। दोस्तों संज्ञान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संज्ञान का मतलब क्या होता है? ये जो संज्ञान है इसका मतलब क्या होता है? संवेग के बारे में तो जान गए हम। संज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना। जानना या समझना संज्ञान कहलाता है। कुछ विद्वानों ने संज्ञान के चरण बताए हैं दोस्तों, जैसे जो, और ये क्रमबद्ध है, ध्यान रखना है, इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता। जैसे सबसे पहला है संवेदना। क्या है? संवेदना। संवेदना, इसमें क्या है? इंद्रियों द्वारा जानकारी का प्राप्त होना ही संवेदना कहलाता है। भाई कोई भी जानकारी हमारे संज्ञान में संवेदना से आती है, ध्यान रखना। कोई भी जानकारी हमारे संज्ञान में जो आती है वो संवेदना से आती है। तो ये संवेदना जो है संज्ञान का ही चरण है और पहला चरण है। दूसरा है प्रत्यक्षीकरण। अब जैसे संवेदना का अर्थ समझ लिया। जैसे अभी मैंने बताया कोई भी जानकारी हमारे संज्ञान में संवेदना से आती है। संवेदना मतलब जैसे खुशबू आ रही है, ये पता है, संवेदना तो है, पता तो है, खुशबू आ रही है, इसकी जानकारी हमें हो गई। लेकिन प्रत्यक्षीकरण क्या होगा? जब खुशबू कहाँ से आ रही है ये पता चल जाए, ये प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। जैसे खुशबू गुलाब के फूल से आ रही है। अगला है सूचना विश्लेषण। सूचना विश्लेषण, सूचना को विभिन्न प्रकार से संबंधित करना, फिर तुलना, दो सूचनाओं का मूल्यांकन करना, उनका वर्गीकरण करना, फिर अर्थ निर्माण, उस सूचना को अपने जीवन से जोड़ना, उसके साथ संबंध बनाना, सहचर्य बनाना, लास्ट है समस्या समाधान। तो दोस्तों संज्ञान के चरण है संवेदना इंद्रिय द्वारा प्राप्त जानकारी का प्राप्त होना ही संवेदना कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी जानकारी हमारे संज्ञान में संवेदना से आती है। इसके बाद प्रत्यक्षीकरण, संवेदना का अर्थ समझ लें तो प्रत्यक्षीकरण होता है, जैसे खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू गुलाब से आ रही है, ये एक होता है प्रत्यक्षीकरण। फिर है सूचना, उसके बाद है तुलना, दो सूचनाओं का मूल्यांकन करना, उनमें अंतर करना, फिर अर्थ निर्माण और लास्ट में समस्या समाधान। ये सब क्या है? ये सब संज्ञान के चरण है और ये क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध का मतलब है नंबर वारी से है। निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना। दोस्तों ये तो बिल्कुल बढ़ावा देता है, ऐसा नहीं है। जब सभी सी संस्कृतियों का सम्मान किया जाएगा तो ये तो संवेदनशीलता को बढ़ावा देगा, मतलब संवेदनशीलता में वृद्धि उत्पन्न करेगा बच्चों में। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने के लिए बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी देगा। लेकिन हमसे नेगेटिव ऑप्शन आंसर पूछा है। केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार बनाना, दोस्तों नहीं, सभी संस्कृति के त्योहार बनाना चाहिए। बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। जैसा मैंने भी बताया, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना और सम्मान देना। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव आंसर है, यानी ये सब होने चाहिए। लेकिन हमसे पूछा है संवेदनशीलता को बढ़ावा कौन सा ऑप्शन इसमें से बढ़ावा नहीं देगा? तो केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार बनाना, यह संवेदनशीलता या संस्कृति को बढ़ावा
नहीं देंगे। दोस्तों हमारा सीटेट का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।